नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें, अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। विमान हादसे की जांच में तेजी आ चुकी है। घटनास्थल पर एनएसजी एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा एएआईबी समेत 8 टीमें जो हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। विमान के मलबे का निरीक्षण किया जा रहा है। क्रैश जांच की मुख्य जिम्मेदारी एएआईबी के पास दी गई है। आपको बता दें, अभी तक इस हादसे में 265 की मौत हो चुकी है। विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद ये विमान जो है एक बीजे मेडिकल कॉलेज से टकराया था और अब जो ये आंकड़ा है पूरा कुल मिलाकर के 265 तक पहुंच चुका है। हालांकि डीएनए टेस्ट के परीक्षण किए जा रहे हैं, सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और जिसके बाद जो आग में झुलसे हुए शव हैं उनको उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अभी तक 5 शवों को परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। सैंपल लेने की जो प्रक्रिया है वो लगातार अहमदाबाद सिविल लाइन हॉस्पिटल के बाहर चल रही है। परिजन जो है वो वहां पर मौजूद हैं, सैंपल दे दिए गए हैं और इस इंतजार में अब वो बैठे हैं कि आखिर कब वो डीएनए रिपोर्ट्स आएंगी और कब वो अपने परिजन को शव को वहां से ले जा पाएंगे। तो समय जो है वो लगातार समय का वो वेट कर रहे हैं कि आखिर कब वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आए और वो अपने परिजन के शव को वहां से ले जा पाए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको इस विमान हादसे से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो घटनास्थल पर एनएसजी की और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। एएआईबी समेत 8 टीमें जो हैं वो मौके पर मौजूद है। क्रैश साइट पर ये 8 टीम जो है वो मौजूद है और लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मलबे से शवों की शिनाख्त की जा रही है। इसी कड़ी में डीएनए टेस्ट भी किए जा रहे हैं। परिजन जो है वो अहमदाबाद पहुंच करके सैंपल दे रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋतु रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, क्या कुछ अपडेट जानकारी इस पूरे विमान हादसे से जुड़ी हुई आपको इस वक्त मिल रही है? देखिए, वहाँ पर मौके पर तो फिलहाल कई सारी टीमें मौजूद हैं और ख़ास तौर पे यूके से एएआईबी यानी कि जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो उनकी टीम है वो मौजूद है। भारत के अलावा अगर हम बात करें तो उस विमान में सबसे ज़्यादा जो है वो यूके के ही नागरिक थे और तकरीबन बताया जो गया ऑफिशियल जो डेटा आया उसके मुताबिक 53 जो है यूके के नागरिक थे जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। तो यूके की टीम वहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ भारत सरकार की एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी जांच चल रही है। वहां पे एनआईए, एनडीआरएफ तमाम जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। मलबे को अभी भी हटाया जा रहा है, देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो सिविल अस्पताल है वहां पे भी डीएनए टेस्टिंग सैंपल जो है उसकी सैंपलिंग ली जा रही है। कुछ लोगों को जो है वो मैचिंग कराने के बाद शव भी परिजनों को दिया गया है। तो ऐसे में वहां पे तमाम जो एक तरफ जांच चल रही है, लेकिन सबसे अहम बात वो ये कि ब्लैक बॉक्स का मिलना, ब्लैक बॉक्स वो सबसे अहम कड़ी है जो बताएगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है एफडीआर जो कि बताएगा कि फ्लाइट की मेंटेनेंस को लेकर के उस दौरान क्या तकनीकी रूप से दिक्कत आई फ्लाइट में जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। और दूसरा जो हिस्सा है वो बताएगा कि फ्लाइट के अंदर जो पायलट मौजूद थे, जो क्रू मेंबर्स थे, उनकी तरफ से उस दौरान जब ये हादसा हुआ, वो जो 32 सेकंड का टाइम था टेक ऑफ से जो हादसा होने के बीच का, उस दौरान क्या कुछ पायलट की तरफ से किया गया, अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी आई तो वो क्या वजह थी, या फिर अगर पायलट की तरफ से कोई चूक हुई तो उसकी क्या वजह रही, उनकी बातचीत आपस में क्या हुई पायलट और को पायलट के बीच में,
पायलट ने मे डे का कॉल दिया तो एटीसी यानी टर्मिनल जो है वहां पे उन्होंने क्या मैसेज दिया था, वो जो तमाम वॉइस रिकॉर्डिंग है वो सीवीआर में निकल कर आएगा। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसके जरिए, ब्लैक बॉक्स का जो हिस्सा है उसके जरिए ये तमाम जानकारियां आएंगी। इसके साथ साथ एफडीआर जो फ्लाइट रिकॉर्डर है, वीडियो रिकॉर्डर, उसके जरिए ये पता चलेगा ब्लैक बॉक्स के उस हिस्से से कि आखिर तकनीकी रूप से क्योंकि एक ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों इंजन फेल हो गया था, तो इंजन में क्या गड़बड़ी हुई थी, इंजन के प्रदर्शन को लेकर के तमाम जो तकनीकी चीजें हैं, तकनीकी रूप से जो भी इश्यूज हुए हैं उसकी जानकारी उसके जरिए मिलेगी। तो ऐसे में ये ब्लैक बॉक्स का मिलना सबसे अहम कड़ी है। बिल्कुल, और इसके जरिए पता चलेगी कि अहम कड़ी है जिसको अब जांच एजेंसियां टीम जो है वो लगातार इन कड़ियों को जोड़ रही है, क्योंकि यहां पर इस पूरे मामले को लेकर के ये सफलता भी इसे जांच एजेंसी टीम की तरफ से कह सकते हैं, क्योंकि महज 28 घंटे के अंदर ये जो ब्लैक बॉक्स है वो यहां पर टीम को मिला है, जिससे कहीं ना कहीं इस पूरे दर्दनाक हादसे में थोड़ी तेजी, थोड़ी रफ्तार देखने को मिल सकती है। ऋतु, यहां पे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है 8 टीमें वहां पर मौजूद है, कौन कौन सी वो टीमें रहने वाली है, क्या कुछ उनका प्रोसीजर आगे का रहेगा? देखिए, जांच जो है वो 2 स्तर पे चल रही है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी और जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से टीम आई है, यूके की टीम वहां पर है। इसके साथ साथ भारत सरकार की जो एविएशन मिनिस्ट्री है उनकी भी टीमें मौजूद है। इसके अलावा क्योंकि वहां पे जिस तरीके का ये विभत्स हादसा हुआ, आसपास के जो पूरी लोकेलिटी है वहां पे भी काफी कुछ जो मलबा है वहां पे भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। तो ऐसे में वो जो मलबा है वो तमाम चीजों को हटाने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, वहां पर जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। तो तमाम बड़ी जितनी बड़ी एजेंसियां हैं वो जांच में लगभग वहां पे मौजूद है। इसके साथ साथ जो तमाम टीमें हैं वो इस वक्त वहां पे फिलहाल जांच कर रही है। एनआईए की तरफ लगातार एक्टिव गई है मदद। ऋतु, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से डीएनए के सैंपल जो हैं वो परिजनों की तरफ से दिए जा रहे हैं, लगातार सिविल लाइन हॉस्पिटल के बाहर परिजन जो है वो रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर बात करें वो 53 फॉरेनर्स यात्रियों की, उनकी तरफ से क्या कुछ अपडेट है? क्या उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी परिवार में है, क्या वो वहां सिविल लाइन हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं? देखिए, धीरे धीरे लगातार जो तमाम यात्री हैं उनके परिजन संपर्क कर रहे हैं, खासतौर पे एयर इंडिया की तरफ से। हालांकि ये आधिकारिक रूप से इस पर अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन ऐसा जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि एयर इंडिया की तरफ से भी उन तमाम जो पैसेंजर्स, जो फॉरेन पैसेंजर्स थे, उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश हो रही है और उनसे बातचीत चल रही है। उनको यहाँ बुलाकर डीएनए कराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शवों की जो स्थिति थी उसमें शनाख्त करना बहुत जरूरी है। जिस हालत में शव मिले हैं ऐसे में बहुत मुश्किल है किसी का भी बिना डीएनए के बताना कि किसका कौन सा शव है। बिल्कुल, बिना डीएनए एयर इंडिया की तरफ से कोशिश जारी है। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन सा शव किसका है, ये शिनाख्त करना मुश्किल है। लेकिन अगर ऋतु हम यहाँ पर समय की बात करें तो कितना और समय, क्योंकि जिस तरह से 28 घंटे तो हो ही चुके हैं, जिस तरह से कल कुछ परिजनों ने कल आकर के अपने सैंपल यहाँ पर दे दिए थे और अभी तक लगातार वो 28 घंटे से वो वेट कर रहे हैं, तो और कितना समय उनको वो रिपोर्ट्स मिलने के लिए लग सकता है? देखिए, जब सिविल सर्जन के जो बयान आए थे उन्होंने कहा था कि हमें 72 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है और तकरीबन 241 शव जो है वो तो मतलब उनकी डीएनए शनाख्त करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अस्पताल में ही खुद भी डैमेज हुआ है। जो डॉक्टर्स है उनको भी काफी चोटें आई हैं। कई सारे डॉक्टर्स जो है जो पढ़ाई कर रहे थे, जो डॉक्टर्स, उनकी भी मौतें हुई हैं। तो ऐसे में व्यवस्था जो है, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखें और साथ ही आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ हमारे साथ एक हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, मनीष कुमार, सीईओ हैं, फाउंडर हैं मिलेनियम एविएशन एकेडमी के। तो मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो यहां पर हमारे सवाल यही है कि आखिर क्या कुछ कारणों के चलते जो ये इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है, क्या कुछ आपकी इस पर राय है? आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, इस पे अभी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जांच एजेंसियां जांच कर रही है और बहुत सारे फैक्ट्स आने बाकी हैं। स्पेकुलेशंस पे हम नहीं चल सकते हैं। बहुत बड़ा दुर्घटना है तो ये सही नहीं होगा कहना जी। लेकिन जो
जिस बात पे हम बात कर सकते हैं वो ये है कि अगर मान लीजिए वो दिल्ली से अहमदाबाद वो फ्लाइट गया था और उसमें बहुत सारी खराबी थी पहले से। एक और वीडियो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, आज से 7 दिन पहले कोई लंदन से अहमदाबाद आया था सेम फ्लाइट से, और उसमें बिजनेस क्लास में बहुत सारी चीजें जो थी वो डैमेज थी जी। कहने का मतलब ये है कि वो फ्लाइट बहुत सारा डैमेजेस उसमें पहले से था। एक और चीज आपने एक न्यूज आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छे सोर्स से मेरे को मालूम हुआ कि पिछले 1 साल में 1 साल तो नहीं 6 महीने में, दिसंबर 2024 से लेकर आज जून 2025 तक टोटल 2 कंप्लेन थे और तीसरा एक क्रैश हो ही गया। तो अगर इस तरह का वो विमान था तो डीजीसीए को इस पे ध्यान देना चाहिए था। अथॉरिटी जो अपना मौका जो है उसको उस पे ध्यान देना चाहिए था कि इस विमान को ग्राउंडेड रखना चाहिए था जी। तो ये बहुत बड़ी भूल हुई है अपने अथॉरिटी के कारण। तो अभी कैसे हुआ, एग्जैक्ट क्या कहानी रही है जिस वजह से वो क्रैश हुआ है, एग्जैक्ट कहानी क्या कुछ है, क्या कुछ रीजन हो सकते हैं, क्या बर्ड हिट हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लापरवाही हो सकती है, ये तमाम जो सवाल यहाँ पर अभी सामने आए हैं इसका खुलासा बाकी है, क्योंकि अब जाकर के ब्लैक बॉक्स जो है वो यहाँ पर मिल चुका है। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में कितना समय लगता है, क्या कुछ आगे की प्रक्रिया होती है? उसमें बहुत सारा फॉर्मेलिटीज है, पहले वो पूरी होगी फॉर्मेलिटीज, उसके बाद जो है उस पे कोई भी मतलब आपको रिपोर्ट आएगा, उस पे समय लगेगा उस पे जी। कितने समय का ये टर्म रहेगा इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते नहीं, क्योंकि ये देखिए पहली घटना है, मतलब पहली तो नहीं, काफी टाइम के बाद एविएशन में कोई इस तरह घटना हुई है, तो इस पे मेरी पूरी जानकारी नहीं है कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में कितना समय लगता है। अगर मनीष जी पायलट की तरफ से बात करें, पायलट के सामने जो उस टाइम का सिनेरियो रहा होगा, जो मंजर रहा होगा, तो जिस तरह से कहते हैं कि उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमेशा ट्रेन किया जाता है, तो क्या ऐसे में पायलट के पास कुछ इमरजेंसी डोर भी थे कि जिससे वो इस सिचुएशन से बच सकते थे? इसमें 2 बात है जी। आप समझिए, जो भी केबिन क्रू ऑन बोर्ड होते हैं और जो कॉकपिट क्रू होते हैं, पायलट्स होते हैं, ये बहुत ही अलग मानसिकता के लोग होते हैं जी। इनके लिए सबसे ऊपर होता है पैसेंजर, ठीक है, पैक्स जितने लोग उसमें लोडेड होते हैं वो सबसे ऊपर होता है। मेंटली ही ये उनको छोड़ के नहीं निकल सकते, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी बहुत सारा इशू जो बोइंग को लेके कहा जा रहा है, ये एक ऐसा विमान है बोइंग जो पिछले 10-12 साल में ऐसा बदला है कि जैसा ये विमान है कंप्लीट मैनुअल मतलब पायलट्स को नहीं दिया जाता है, नहीं दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया है। तो जो भी एक कारण है कि पायलट्स को परेशानी होती है बोइंग को उड़ान भराने में अभी इस समय पे, क्योंकि जब मैकडॉनल्ड डगलस का इसके साथ समझौता हुआ, जब दोनों कंपनी मर्ज हुई, उसके बाद उससे पहले तक ये कंपनी जो थी वो बहुत अच्छे सेफ्टी के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब ये कंपनी है, अब ये कंपनी पूरी तरीके से कमर्शियल कंपनी है जो अपने ज्यादा फायदा पे काम करती है जी। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, पहले 3-4 लेवल का इंस्पेक्शन होता था, लेकिन आज के डेट में सिर्फ 1 इंस्पेक्शन होता है। और कुछ दिन पहले एक वीडियो आपने देखा होगा, ये काफी समय पहले पब्लिश हुआ था, जो यूएस के सेनेटर थे, उन्होंने बुलाया था बोइंग के सीईओ को और काफी लंबी बातचीत, उसमें एक चीज उन्होंने कहा था कि अब ये सेफ्टी पे इतना काम नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी को लेके इनका ध्यान बहुत कम है। बहुत सारे चेंजेस जो इन्होंने किए हैं वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो पायलट्स के लिए जैसे एक चीज था कि जब इन्होंने 737 को कंपीट किया था, कंपीट करने के लिए रीडिजाइन किया था, इसके एयरबस न्यू के से कंपीट करने के लिए जो रीडिजाइन किया था इन्होंने, तो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर उसमें इंसर्ट किया था जो नोज अप होने से बचाएगा एयरक्राफ्ट को, वो बिना पायलट को बताए ही नोज को डाउन करेगा। ये चीजें, इन चीजों की ट्रेनिंग पायलट को कभी नहीं देगी, ना बताया गया पायलट को जी। आप समझ सकते हैं कि सेफ्टी के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज है इस विमान के साथ, इस कंपनी के साथ, कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर के कॉम्प्रोमाइज किया गया है। मनीष जी, अगर एक और चीज आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि फ्यूचर में इस तरह की जो हादसे हैं वो देखने को ना मिले, ऐसे में एविएशन को क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे आने वाले टाइम पे जरूर लेने चाहिए? बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स हैं। देखिए, मैं तो ह्यूमन रिसोर्स के बिजनेस में हूँ, तो ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं
आप ऐसी ऐसी चीजें एविएशन के अंदर है जो अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको लगेगा कि ये जो मुस्कान, ये जो चमकते हुए लोग जो एविएशन में काम करते हैं, इसके पीछे की कहानी कुछ और ही होती है जी। तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मेरे पास 2-3 डाटा मैं आपको बताता हूं, लेके आया हूं यहाँ पे। FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग लिमिटेशंस, ये जो अपना DGCA है, इसके द्वारा बनाया गया है। कोई भी कंपनी इसका पालन नहीं करती है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ केस बताऊं, यहाँ से मेरे इस इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे आज के डेट में ट्रेन हैं। मैंने लाइव देखा है ये चीज कि इसमें नियम है कि अगर कोई बहुत स्पेशल रीजन ना हो तो 12 घंटे से ज्यादा का ड्यूटी नहीं दे सकते आप फ्लाइट क्रू को। लेकिन मैंने देखा है कि 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी हो जाता है, 8 घंटे, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी हो जाता है और कंपनी को तलब ना करे DGCA, इसलिए कंपनीज क्या करती है, क्रू से खुद लिखवा लेती है कि ये ड्यूटी मैंने अपने मर्जी से किया। और अगर कोई क्रू इस चीज के लिए डिनाई करे तो उसको बहुत तरीके से टॉर्चर किया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। मैंने देखा एक क्रू थी बेंगलोर एयरपोर्ट पे, उसको कैब नहीं दिया जा रहा था जब तक उस मेल का रिप्लाई ना करे जी। तो आप समझिए कि बहुत सारी चीजें। एक LWP है, LWP लीव विदाउट पे है। हाँ। तो इसमें क्या हुआ है कि 2-3-4 कहानी मेरे पास है जी। अगर LWP आप लगा रहे हैं, लीव विदाउट पे का सिस्टम आपने लगाया है, और अगर कोई इस चीज का यूज कर रहा है तो उसको अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। बहुत सारे लोगों को तो ऑन स्पॉट फोर्स्ड रेजिग्नेशन के लिए भी मतलब फोर्स किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो फोर्स रेजिग्नेशन किए हैं, ठीक है, उनको ऑन स्पॉट इस तरीके की बात की जाती है तो उनसे रेजिग्नेशन ले लिया जाता है। अगर मान लीजिए अगर उस स्टाफ ने कोई गलती की है, उस एम्प्लॉय ने कुछ गलती किया, तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो। लेकिन टर्मिनेट ये कंपनी नहीं करती, क्योंकि अपने पे नहीं लेना चाहती चीजें। उसको अलग अलग तरीके से डरा के उससे फोर्स रेजिग्नेशन लिया जाता है। LWP में एक कहानी मेरे पास है। एक लड़की थी, तमिलनाडु से है वो, और बेंगलोर से फ्लाई करती है। उसकी कहानी ये है कि वो बीमार थी, और बीमार होने के कारण उसने 3 दिन जो है LWP लिया, और 3 उसको जो है नोटिस आ गया कंपनी की तरफ से। और इस 3 नोटिस के बाद अगर चौथा नोटिस आता तो उसकी जॉब चली जाती। इस चक्कर में वो लड़की जो है 104 डिग्री के बुखार में भी फ्लाइट ऑपरेट करती है। अगर इस तरीके से मैन पावर से काम करवाएगी कंपनी तो दुर्घटना तो हो ही सकता है। बिल्कुल। सेफ्टी के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो ये भी उसमें से एक पैरामीटर निकल करके आता है कि ओवर टाइम, ओवर शिफ्ट, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो यहाँ पर कैबिन क्रू जो है उनके साथ ना हो। क्योंकि अगर ग्राउंड जीरो से समझा जाए तो चाहे ग्राउंड इंजीनियर क्यों ना हो, उसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जितना एक पायलट का एक उड़ान भरने के लिए होता है। क्योंकि अगर वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी ठीक नहीं रहेगी, वो उन चीजों में ध्यान नहीं दे पाएगा, तो उसका भी रोल उतना ही जरूरी हो जाता है जितना एक पायलट का। फिलहाल मैं अपनी सहयोगी रितु का रुख करूंगी। रितु, क्या कुछ अपडेट जानकारी अब आपको मिल रही है बैठक को लेकर के? जिस तरह से जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार एक्टिव है, बैठकें की जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इसके अलावा कई सारी जो जांच टीमें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं लोकेशन पर अहमदाबाद में। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से जो एविएशन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से एक जांच करवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि DGCA जो है वो भी अपनी तरफ से जांच करेगा, और अगले 30 दिनों में वो घटना जिस दिन हुई है उसके बाद 30 दिनों पे एक पहली रिपोर्ट जो है प्राइमा फेसी वो DGCA सौंपेगी। और टेक्निकलिटीज़ को लेकर के एयर इंडिया को खास तौर पे DGCA की तरफ से तमाम गाइडलाइंस आई हैं, उसको लेकर कहा गया है कि अब जो भी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी बिना नहीं करेगी। अगर कोई भी फ्लाइट उन तमाम पैरामीटर्स पे फिट नहीं बैठेगी तो उन्हें फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा। तो ये साफ तौर पर बिल्कुल रितु, आप खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल मैं मनीष जी का रुख करना चाहूंगी। मनीष जी, अब आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से रितु ने भी बताया कि DGCA जो है वो तमाम तरह के एक्शन यहां पर ले रही है, क्या होता अगर DGCA की तरफ से ये जो सुरक्षा जांच की तरफ से जो ये पैरामीटर्स उसने जो गाइडलाइन DGCA की तरफ से जारी किए गए हैं, क्या लगता है क्या ये बड़ा हादसा रुक सकता था? बिल्कुल रुक सकता था, क्यों नहीं। आज हिंदुस्तान का जो एविएशन इंडस्ट्री है दुनिया का सबसे सेफेस्ट है। सबसे कम अगर दुर्घटना कहीं होता है तो इंडिया में होता है जी, इंडियन एविएशन में होता है। तो कहीं ना कहीं ये तो अच्छी बात है ही, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको DGCA को या अगर खुद से नहीं संभल रहा है, मैं ये टोन मेरा
हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर उनको उससे नहीं संभल रहा है तो और भी बॉडीज बननी चाहिए जो इन सारी चीजों पर ध्यान रखे। ठीक है, तो जैसे एक और स्पेकुलेशन आ रहा है कि उसमें शायद ग्रेविटी सही से मेंटेन नहीं किया गया था फ्लाइट का जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हाँ। तो मेरे पास एक और स्टोरी है। हाँ। एक लड़की पटना एयरपोर्ट पे काम करती है, वो 12 बजे रात को उसका शिफ्ट खत्म होता है, अगले दिन उसका वीक ऑफ होता है और उसको 9 बजे सुबह में आप बुला लेते हो। मिनिमम रेस्ट भी आप उसको नहीं देते हो। अगर ये रेगुलर बेसिस पे आप करोगे तो उसका मेंटल हेल्थ किस तरीके से जाएगा। बिल्कुल। और इस पे अगर आप, और एक चीज और, कंपनीज क्या करती है, इस पे मेल पे आपसे बात नहीं करेगी। हाँ। ये सारी बातें आपसे ये फोन पे करेंगी, व्हाट्सएप पे करेगी, जिससे कि आपके पास किसी तरह का कोई प्रूफ या किसी तरह का कोई एविडेंस ना रहे। तो क्या मनीष जी जिस तरह से डीजीसीए की तरफ से अब ये गाइडलाइन के लिए बोल रहे हैं, क्या इस तरह के कैबिन क्रू को लेकर के भी वो कुछ गाइडलाइन जारी कर सकती है? बिल्कुल, कैबिन क्रू के जॉब रोल को लेके, उनके जॉब स्टाइल को लेके जरूर इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बहुत खास ध्यान देने की जरूरत है। और एक बात और बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि कंप्लेन नहीं किया जाता है, डीजीसीए सुनता नहीं है। या तो उसके पास बहुत सारे कंप्लेन आते हैं, या वो सुनना नहीं चाहता है, कंपनी से पता नहीं क्या सेटअप उनका है, क्या होता है उनका। ठीक है, वो सुनती नहीं। इधर मैंने ह्यूमन रिसोर्स को लेके 3-4 बार आवाज उठाया है, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, मैंने उनको खुद मेल किया है। क्या कुछ मांगों को लेकर के आपने मेल किया था? हाँ, कैबिन क्रू के जॉब रोल को लेके मैंने मेल किया था। हाँ। उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन को लेके मैंने मेल किया है। हाँ। और मेरे पास सबूत था उस समय में। मैं सबूत दिखा सकता हूँ कि एफडीटीएल क्रॉस कर रही है कंपनी, और कंपनी जो है एस्केप गॉट क्रू को बना रही है। मेरे पास प्रूफ है, हो सकता है अभी भी मेरे पास होगा। मैंने इसके लिए बहुत बार आवाज उठाया, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला इसका। तो डीजीसीए की ये जो वक्त रहते लापरवाही की गई है, ये भी एक फैक्टर आप यहाँ पर बोल रहे हैं? 100% पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं डीजीसीए को मानता हूँ इस चीज के लिए, पूरा का पूरा जिम्मेदार। अच्छा, चलिए, अब जिस तरह से डीजीसीए जो है एक्टिव मोड में दिख रही है, क्योंकि इससे पहले कि इस एयरलाइन के जो पहले के पायलट है, कैबिन क्रू है, को पायलट है, उन सबसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। क्या लगता है, क्या कुछ निकल करके यहाँ पे सामने आ सकता है? मैं बता दूं आपको, कोई केबिन क्रू, कोई पायलट आपको कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, जब आप बोले इतनी सारी चीजें निकल करके, आप ही ने हमें नहीं बोलेगा जी, वो इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उनके लिए जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, इस बात को आप समझिए। अगर उससे इस तरीके से बयान लिया जाए कि उसका नाम ना आए कहीं पे, उसका पहचान नहीं कहीं पाए, तो इतनी चीजें निकल के आएगी आप सोच भी नहीं सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर ऑफिशियली उनसे पूछ लिया जाएगा तो मैं नहीं हूं श्योर कि वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि कैबिन क्रू की तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो उनके साथ किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत सारी स्टोरीज है। लेकिन आज तक इस पे कहां बात हुई? आज तक ये बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना? जबकि ये 242-245 लोगों को लेकर ये विमान उड़ता है, और विमान जब हवा में होता है तो वो चलता फिरता बम है वो, जब तक वो नीचे लैंड नहीं करता है। तो इसके साथ अगर इतना कॉम्प्रोमाइज होता है, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनके साथ अगर इतना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप खतरे से खेल रहे हैं, आप सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो बहुत सारे कंप्लेंट्स है। अगर ये कंप्लेंट सामने आ जाएगा तो फिर तो बिल्कुल कई कंप्लेंट्स यहाँ पर कैबिन क्रू की तरफ से भी है। फिलहाल आप हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।